नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। आज हम मंथन में उस ऐतिहासिक क्षण की पड़ताल और बात करेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के 100 साल पूरे होने पर विशेष सिक्का जारी किया, जिसमें भारत माता को सम्मान देते हुए स्वयंसेवक दिख रहे हैं। लेकिन आज बहस का असली जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि क्या आज़ादी के आंदोलन में वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई ठोस भूमिका निभाई थी क्या? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ भावनाओं का नहीं है बल्कि प्रमाण का है। जहां संघ समर्थक यह दावा करते हैं कि संगठन ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अनुशासन, राष्ट्रवाद और सामाजिक जागरूकता की जमीन तैयार की, वहीं आलोचक पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा दस्तावेज है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड या सरकारी अभिलेख मौजूद है जो यह साबित कर सके कि संघ के स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह, जेल यात्रा या ब्रिटिश दमन का सामना किया है। कई रिपोर्ट और मोतीलाल नेहरू कमेटी, CR दास के प्रस्ताव, सावरकर की चिट्ठियां इनका खुलासा करती हैं कि अधिकांश बड़े आंदोलनों में संघ ने आधिकारिक रूप से हिस्सा नहीं लिया। संघ ये कहता रहा कि सांस्कृतिक तौर पर उनका जो लक्ष्य है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, जबकि संघ का तर्क रहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से आज़ादी के प्रयासों में हिस्सा लिया, लेकिन बतौर संगठित शक्ति संघ को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रत्यक्ष नेतृत्व या आंदोलन में गिरफ्तारियों का निर्विवाद प्रमाण नहीं मिलता है संघ के लोगों का। इसी उत्सव के मौके पर यह सवाल जरूरी है कि क्या राष्ट्रभक्त की व्याख्या आंदोलन में भागीदारी से होती है या सामाजिक अनुशासन के निर्माण से? क्या संघ के द्वारा आज़ादी के दौर में निकाली गई कोई सत्याग्रह रैली, घोषित जेल यात्रा या ब्रिटिश विरोधी संघर्ष का अभिलेख हमारी राजनीति और इतिहास में मिलता है? तो आज का मंथन, जो जश्न आज जो प्रधानमंत्री ने आज 100 साला जो जलसा है उसमें जो सिक्का जारी किया है उसमें स्वयंसेवक भारत माता को नमन करते नजर आ रहे हैं। तो सिक्के का एक पहलू तो ये है कि स्वयंसेवक भारत माता को नमन कर रहे हैं, और दूसरा सिक्के का पहलू ये है कि क्या संघ विचार और संगठन निर्माण की प्रेरक शक्ति था या सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन के मूक दर्शक के रूप में? क्या कोई ठोस प्रमाण है, कोई दस्तावेज है, कोई गवाही है इस संगठन को स्वतंत्रता संग्राम का नायक या सहायक सिद्ध करती है? जुड़े रहिए मंथन में, क्योंकि आज हम सच और सोच दोनों की परतें खोलने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संघ की भूमिका इसमें है क्या? और दूसरा मसला ये है कि प्रधानमंत्री ने आज संघ के 100 साला कार्यक्रम में डाक टिकट भी जारी किया और सिक्का भी एक जारी किया, और उन्होंने कहा कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि संघ के स्वयंसेवक के रूप में उसका 100 साला जलसा भी देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने भी संघ के कार्यों की सराहना की। तो उन्होंने राष्ट्रवाद को गांधीवाद से जोड़ा। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री कहेगा जो आज की राजनीति के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि जो घुसपैठ है वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उससे बड़ा खतरा डेमोग्राफिकल चेंज है, और इसके लिए वो एक अलग से डेमोग्राफी मिशन बना रहे हैं और उसको वो एक नए तरीके से चीज़ों को करेंगे। डेमोग्राफी एक चेंज होना एक तरीके से खान पान, संस्कृति, आबादी, जनसंख्या सबके लिहाज से एक बड़ा परिवर्तन होता है, और देश के कई राज्य डेमोग्राफिकल चेंज को देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने घुसपैठ की बात की, लेकिन घुसपैठ रोकना और घुसपैठियों को डिपोर्ट करना ये काम किसका है, ये सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। तो वो 100 साला सिक्का जो जारी किया संघ के 100 साल के जो 100 साला कार्यक्रम है, वो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की ये तस्वीर है। वो एक डाक टिकट भी जारी कर रहे हैं, 100 साला सिक्का भी जारी किया उन्होंने। तो ये अपने आप में जो संघ के स्वयंसेवकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, देश के तमाम राष्ट्रवादियों के लिए, देश के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और वो लगातार राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत जो उसके अभियान रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका है आरएसएस की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज़ादी के आंदोलन में आज प्रधानमंत्री ने जब संघ की भूमिका को रेखांकित किया तो एक नए सिरे से आज सारे प्राइम टाइम शो में इसी पर चर्चा हो रही थी। और जो राष्ट्रीय मीडिया है उसने इस बात को जोर दिया कि संघ की भूमिका को क्या कारपेट के नीचे छिपाया गया, उसकी पर्देदारी की कांग्रेस ने, उसकी सही भूमिका आने नहीं दी, अपने आप को ही आगे किए रहा। इस मसले पर आज सवाल रहा। लेकिन हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं कि संघ की क्या स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसको क्या पीछे ढकेला गया, वो क्रेडिट नहीं मिला संघ को। ये बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव है, प्रधानमंत्री ने घुसपैठ को मुद्दा बनाया है और घुसपैठ को लेकर उन्होंने कहा है कि बहुत खतरनाक है। लेकिन अब तक बहुत कम संख्या में घुसपैठिए, यूपीए की तुलना में एनडीए की सरकार में बहुत कम संख्या में घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। ये बहुत अपने आप में एक सवाल खड़े करता है, क्योंकि बीजेपी और संघ परिवार और जो हिंदू संगठन है वो घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संघ के 100 साला जलसे में क्या कहा, महत्वपूर्ण बातें सुनिए। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए। और महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे। उन्होंने भी संघ में समता, ममता, समरसता, समभाव, मम भाव, ये जो कुछ भी देखा उसकी खुलकर तारीफ की थी। और आप देखिए, डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हेडगेवार जी से लेकर जितने भी सरसंघचालक हुए हैं वो यही बात को कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू पतित नहीं हो सकता। दलित, शोषित, पीड़ित, छुआछूत, इनको मिटाया संघ ने। तिमूर आंदोलन की बात कर रहे हैं, गोवा आंदोलन की बात कर रहे हैं, निजाम के खिलाफ जो आंदोलन उसकी बात कर रहे हैं। बढ़ चढ़कर संघ के लोगों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने बड़ी भूमिका निभाई आज़ादी के आंदोलन। प्रधानमंत्री प्रमाण भी दे रहे हैं। आज हम इस कार्यक्रम में, चर्चा में, मंथन में ये जो प्रधानमंत्री ने बातें कही इनको भी रखेंगे और पूछेंगे कि भाई जब इतने सारे प्रमाण हैं तो बार बार फिर आरएसएस को, संघ को ये क्यों कहा जाता है कि आज़ादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों के साथ थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष क्या राय रखते हैं संघ के बारे में, आज़ादी के आंदोलन के मुतालिक। और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, सुनिए। आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूली पे चढ़े। तो ये जो संगठन है इसका जन्म दिवस है 1915।
तो जब भारत देश आजाद हुआ, ये कितने साल के होंगे? 32 साल के होंगे। तो 32 साल का तो अच्छा जो है वयस्क होता है। और ये जो आरएसएस थी, ये 1925 के अंदर बनी, ये भी ठीक ठाक पुरानी संस्था थी। तो मन में ये सवाल आता है कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने भारत की आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन किया, वो ढूंढा जाए। तो हमें तो ढूंढने से कोई खास कुछ मिला नहीं। सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं कि हर तरफ देखा तो कुछ मिला नहीं है। अब पता नहीं उनको क्या चाहिए, क्या वो खोजना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तिमूर आंदोलन की वो बात करते हैं, तमाम स्वयंसेवकों पर अत्याचार हुआ। हेडगेवार जी कई बार जेल गए, ये बात भी कहें, इसके तमाम ऐतिहासिक प्रमाण भी होंगे अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो मंथन की शुरुआत करते हैं। अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। मदन मोहन शुक्ला कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत ही पुराने नेता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेंद्र प्रताप सिंह संघ विचारक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत स्वागत महेंद्र जी। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक, वो भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। और महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज महानवमी की सभी को। ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक नई ऊर्जा के साथ में हम लोग हैं, क्योंकि नवरात्र में जो ऊर्जा हम लोगों ने प्राप्त की है वो ऊर्जा दिख रही है। और आज हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि संघ अपने आप में, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा तो इसके बाद एक नई चर्चा छिड़ गई, क्योंकि हम लगातार इस बात को सुनते हैं कि कहते, तमाम लोग कहते हैं, डिफेम करते हैं या कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो आज़ादी के आंदोलन में संघ की भूमिका को लोग नकारते हैं और कहते हैं कि जो टू नेशन थ्योरी है, सावरकर जिन्हें बीजेपी ओन करती है, संघ ओन करता है, वो हिंदू महासभा ने हिंदुओं का राग अलापना शुरू किया, जिन्ना ने मुसलमानों का, और टू नेशन थ्योरी और 2 देश बढ़ गए। ऐसी बातें भी लोग करते हैं। पता नहीं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मदन मोहन शुक्ल से मैं आज चर्चा की शुरुआत करूंगा। मदन मोहन जी, आप लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि संघ की कोई भूमिका नहीं है, संघ आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। आज प्रधानमंत्री जी ने संघ के 100 साला जलसे में एक डाक टिकट जारी किया, एक सिक्का भी उन्होंने जारी किया, और उन्होंने कहा कि 1942 में हेडगेवार जी जेल गए अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। इसी तरह तिमूर आंदोलन में बहुत सारे स्वयंसेवकों को बहुत प्रतिघात झेलना पड़ा और तमाम लोग जेल गए। और अपने तरीके से जो आज़ादी के आंदोलन की नींव, एक तरीके से जो लॉन्चिंग पैड संघ के लोगों ने तैयार किया, फिर आप लोग संघ के आंदोलन को, संघ की भूमिका को कारपेट के नीचे क्यों छुपाते रहते हैं? मदन मोहन जी। देखिए दुर्गेन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनको अपना सत्ता और अपनी प्रधानमंत्री पद बचाने के लिए आरएसएस को साथ लेना, आरएसएस का तारीफ करना, उनकी डाक टिकट जारी करना और उनके लिए जो भी प्रशंसा करना उनकी मजबूरी भी है। नहीं, वो तो खुद ही आरएसएस के हैं, वो तो खुद ही स्वयंसेवक हैं। नहीं, वो वास्तविकता तो ये है, पूरा देश जानता है कि आरएसएस की अगर कोई भूमिका होती, एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी गिरफ्तार हुए थे, बटेश्वर थाने से उन्होंने माफी मांग के छूट के आए थे। सबको प्रमाण इसका मालूम है कि हम अभी नाबालिग हैं, और अटल जी ने खुद कहा कि हाँ, हम माफी मांग के आए चूंकि हम नाबालिग थे। गिरफ्तारी अगर सबसे ज्यादा अगर कोई जेल में रहा है तो वो सावरकर जी रहे। लेकिन सावरकर जी ने माफी नहीं मानी, एक बार नहीं कई बार माफी मांगी, और माफी नहीं मांगी, बाद में अंग्रेजों के लिए काम किया, उनसे पेंशन लेते रहे, और अंग्रेज और सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, आह्वान किया और भर्ती कराया संघ के लोगों को। आज इस देश जानता है कि जब देश आजाद हुआ तो तिरंगे झंडे को भी इन्होंने नहीं मांगना। आज तक आरएसएस के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। कितने साल बाद जब लोग आंदोलन करके गए, वहां मांग की तो फहराया गया।
सबको ही मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगे झंडे को जलाया, भारत के संविधान की प्रतियां जलाई और उन्होंने कहा कि संविधान ये नहीं होना चाहिए, संविधान जो हिंदू धर्म का संविधान वो होना चाहिए। तो आज ये वर्तमान में आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये किसी छिपा हुआ नहीं कि महात्मा गांधी की हत्या में एक आरएसएस के व्यक्ति का हाथ था और इसीलिए सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। और प्रतिबंध नहीं लगाया था, उन्होंने इसके बारे में तमाम प्रमाण भी उसके बारे एकत्रित थे कि आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी कहां से पिस्तौल आई, किसने भेजा, ये सब पूरे तमाम पब्लिक डोमेन में है। लेकिन वही गांधी जी ने मदन मोहन जी वही उन्हीं गांधी जी ने वर्धा में जाके शिविर में बड़ी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि गांधी जी ने बड़ी प्रशंसा की संघ के कार्यों की वर्धा में। गांधी जी किसकी आलोचना करते थे? किसी भारतवासी को सबको जोड़ने के लिए प्रयास करते थे कि आंदोलन में किसी तरह से कोई जुड़े। महात्मा गांधी एक बहुत महापुरुष थे, राष्ट्रपिता थे, जिसको आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपिता भी मानने के लिए तैयार नहीं। आज मैं बड़े इन्हीं के सांसद महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं, सांसद पर बैठ पार्लियामेंट में, इन्हीं के सांसद पार्लियामेंट में महात्मा गांधी के खिलाफ बोलते हैं। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोग महात्मा गांधी का पुतला जलाकर उस पर गोलियां मारते हैं और उसमें ये बताते हैं कि महात्मा गांधी इस देश के लिए हमारे उसके बंटवारे के जिम्मेदार हैं। आज भारत में जो ये चल रहा है, ये विचारधारा की जो लड़ाई है, आज ये दो नाव पर पैर रखते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर के पीछे छिपने का भी प्रयास करते हैं। आप बताइए, जो बात जो कभी इनके प्रमाण तो हो, अगर आज आरएसएस शामिल होता तो नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के प्रचारक शुरू से रहे हैं, इनका परिवार, इनके पिताजी बाबा कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होता, इनके अमित शाह जी का पिताजी बाबा परबाबा कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होता, हमारे कांग्रेस में कोई भी, मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और तमाम लोग ऐसे हैं, एमपी एमएलए होंगे, जो जिला अध्यक्ष रहे होंगे, जिनके पिता बाबा चाचा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे होंगे। इनके प्रमाण का ऐतिहासिक प्रमाण आपको इनको नहीं मिलेगा कि इनके आरएसएस के लोग रहे हों। अगर आज इनको सद्बुद्धि आती है, इनको कम से कम ये तो कहना चाहिए जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटाने की बात आरएसएस करता है, इसके खिलाफ तो मोदी जी को बोलना चाहिए। ठीक है, समाजवाद धर्मनिरपेक्षता से परहेज है, ठीक है, इनको तिरंगे झंडे से परहेज है। ठीक है, आपको अधिकार है, डाक टिकट जारी कीजिए, आप महिमा मंडन कीजिए, आपका अधिकार है। लाल किले से झूठ बोलते हैं आप, लाल किले से आप तमाम चीजें करते हैं। ठीक है, ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बड़े संघर्ष किया और 12 साल जेल में रहे, उनकी भी आलोचना करने से नहीं सकते भूतपूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मदन मोहन जी, मैं लौटता हूं अनिल गोयल को चर्चा में शामिल करता हूं। अनिल गोयल कुछ कहना भी चाह रहे थे। अनिल गोयल बोलिए। मेरा तो सिर्फ एक ही बात कहना है कि कम से कम इतने बड़े चैनल पर 100% झूठ तो ना बोले। हमारे जो राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा झंडा, कब आरएसएस ने जलाया, जरा ये बता दें। और इतना बड़ा झूठ कि आरएसएस ने तिरंगे झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को जलाया, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। रामलीला मैदान में दिल्ली में भैया झंडा, मुझे प्रूफ दे दो। आप ऐसे कुछ भी कह दो, उससे मतलब क्या है? रामलीला मैदान दिल्ली में तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा आरएसएस ने जलाया। वो भगवा झंडे की मांग कर रहे, वो भगवा झंडे की मांग कर रहे थे। आप तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज की बात करो, राष्ट्रीय ध्वज आप कह रहे हो, तिरंगा झंडा जलाया। आप कह रहे हो तिरंगा झंडा जलाया। आरएसएस आजादी के बाद भगवा झंडे की मांग कर रहा था। मैं जो बात, इसका जवाब दो। आप कह रहे हो तिरंगा झंडा जलाया, हमने राष्ट्रीय ध्वज जलाया। आप राष्ट्रीय ध्वज जलाने की बात कह रहे हो, आप बताओ कहां जलाया? कम से कम आप इतने बड़े बुजुर्ग हो और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, देश को इतनी ज्यादा मिसगाइड कर रहे हो आप। दूसरी बात यह है कि अगर आरएसएस गलत थी, अगर आरएसएस गलत है, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने ही 26 जनवरी की परेड में आरएसएस को शामिल क्यों करा? आरएसएस एक वो संस्था है जिसने जात पात से ऊपर उठ करके पूरे हिंदुस्तान में सबको इकट्ठा करा, सबको एकजुट करा, सबको अनुशासित करा, सब में देश भावना सिखाई, सब में राष्ट्र प्रेम सिखाया। हमारे यहाँ पर आरएसएस में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है।
हमारे आरएसएस के अंदर विशेष करके किसी भी नाम के आगे किसी भी नाम, भाई आप सुन लेना, जब आपको सुन रहे आप सुन लो, हमारे नाम के आगे सरनेम नहीं लगता। ये अग्रवाल है, ये चौधरी है, ये शर्मा है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है। हमारे सिर्फ नाम लेकर जी लिया जाता है। हमारे पास जब हम सहभोज करते हैं तो सभी समाज के जो स्वयंसेवक हैं वो सब एक साथ उनके घरों से खाना बन के आता है और बाद में हम सहभोग करते हैं। आप कभी शाखा में जाकर के देखो, जिस दिन आप शाखा में चले जाओगे तो निश्चित तौर पर आपको जमीन आसमान अंतर पता चल जाएगा। और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं संघ कभी भी देश पर आपदा आई है, चाहे प्राकृतिक आपदा आई है, चाहे किसी द्वारा पैदा आजादी के आंदोलन को जरा रेखांकित कीजिए अनिल गोयल, आजादी के आंदोलन में संघ की भूमिका आज प्रधानमंत्री जी ने उसको रेखांकित किया है, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो गैर भाजपा और गैर संघ के लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि भाई संघ के लोग तो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। अभी जैसा इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके खिलाफ काम कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे। हम आज चर्चा इसी पे केंद्रित करना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा दस्तावेजी प्रमाण क्यों नहीं मिलता कि इतने बड़े आंदोलन में, कहीं इतने बड़े आंदोलन में इतने वर्षों तक आज़ादी का आंदोलन चला और संघ ने उसमें इतनी बड़ी भूमिका निभाई। सुरेंद्र जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि इनके पास कुछ नहीं है सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। आप ये देखें, जहां भी चाहे बाढ़ आई है, चाहे युद्ध हुआ है, चाहे भूकंप आया है, आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके उस आपदा में सहयोग के लिए खड़े हो गए हैं। इससे कौन इनकार कर सकता है? संघ की सामाजिक भूमिका, संघ की सांस्कृतिक भूमिका और सामाजिक भूमिका से कौन इनकार कर सकता है? कौन इनकार कर सकता है? जहां तक इसका सवाल है तो इन्होंने तो पूरी तरीके से अगर सही मायनों में अंग्रेजों की गुलामी करी है तो कांग्रेस ने करी है। आज कांग्रेस जो ये आरोप लगाती है, दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, पहले राष्ट्रीय ध्वज सार्वजनिक तौर पर नहीं फहरा सकते थे, अब फहरा सकते हैं सांसद की स्वीकृति बाद में, तो हम अब राष्ट्रीय ध्वज फहरता है। हम कभी अपने झंडे सबके हैं। अगर आरएसएस का भगवा ध्वज है, बीजेपी का अपना ध्वज है, कांग्रेस का अपना ध्वज है और पार्टियों अपने ध्वज है, सब अपने अपने कार्यालयों अपने ध्वज लहराते हैं। इसमें इनको किस बात की दिक्कत है? ठीक है, ठीक है अनिल गोयल, ठीक है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। महेंद्र सिंह जुड़े हुए संघ विचारक, और महेंद्र सिंह जी के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए, उनसे भी कुछ बातचीत कर लेंगे हम। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महती भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संघ के 100 साला जलसे में इस बात को फिर से रेखांकित किया और कहा कि 1942 में हेडगेवार जी जेल गए थे। जो तिमूर आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वहाँ संघ के स्वयंसेवकों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस तरीके से उन्होंने कई उदाहरण देते हुए संघ को उन्होंने एक ऐसे संगठन के रूप में सामने रखा। और सभी जानते हैं कि 100 सालों में संघ ने जिस तरीके से काम किया है, लेकिन जब संघ की भूमिका आज़ादी के आंदोलन की बात हो तो उस पर बहस छिड़ जाती है और समय समय पर लगातार इस बात को आलोचना भी की जाती रही कि संघ ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, बहुत सारी बातें इस तरह की थी। लेकिन आज हम मंथन में ये सवाल कर रहे हैं कि क्या संघ की महत्वपूर्ण भूमिका को छिपाया जाता है, डिफेम किया जाता है? चर्चा लगातार चल रही है। इस बीच हमारे साथ हिस्टोरियन डॉक्टर विजय कुमार सिंह भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। अजय शुक्ल को इस चर्चा में शामिल करते हैं। अजय जी, चर्चा का पूरा मजमून तो आप समझ ही गए होंगे अब तक, और जो बातचीत अब तक आई है कि प्रधानमंत्री ने 2 उद्धरण दिए हैं। उन्होंने कहा 1942 में तिमूर आंदोलन है, हेडगेवार जी भी जेल गए हैं, तो अब कौन से सबूत चाहिए और बार बार संघ से क्यों सबूत मांगा जाता है? वो भी एक राष्ट्रवादी संगठन है। अजय जी। दुर्गेंद्र जी, जब मैं आपसे बात करूं तो स्वाभाविक सी बात है मेरे पास में दस्तावेजी सबूत भी होने चाहिए। मैं एक
सुप्रीम कोर्ट की एक चिट्ठी दिखा रहा हूं जी। और इसमें ये दिखा रहा हूं मेरे अपने परिवार के 2 लोग, शिवबली शुक्ला और रामसेवक शुक्ला, 2 लोग इस देश की आजादी में शहीद हुए जी। मैं इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस दस्तावेज के आधार पर आपसे ये बता दे रहा हूं जी। ठीक है। अब मैं यदि बता दे रहा हूं, एक कॉमन व्यक्ति हूं, मेरे पास सरकार नहीं है, इतनी बड़ी संसाधन नहीं है, सब कुछ है, तो मुझे लगता है मोदी जी को भी निकाल के वो दस्तावेज रख देने चाहिए कि आरएसएस का क्या योगदान। मैं जब हेडगेवार की वो बात करते हैं तो जब 1921 में वो जेल गए, वो आरएसएस नहीं बना था, वो कांग्रेस के नागपुर के एक कार्यकर्ता थे और वहां हो रही जो सभा थी, बायकॉट की सभा थी और सरकार के खिलाफ, उस सभा का वो हिस्सा थे जिसमें वो गिरफ्तार हुए, 11 महीने जेल में रहे, 2 साल की सजा हुई थी। 11 महीने में ही उन्होंने वहां उन्हें अच्छे आचरण और दूसरे कारणों को का हवाला देके और यह हवाला देके जो जेलर ने चिट्ठी लिखी उसमें लिखा कि उन्होंने कहा है कि वो अब कभी इस तरह के किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे और उनका जेल में अच्छा आचरण रहा है, अतः उन्हें 11 महीने में ही छोड़ने की सिफारिश की गई, छोड़ दिए। एक चीज, दोबारा वो गिरफ्तार हुए 1931 में, 1930 में, जुलाई 1930 को। जब वो जुलाई 1930 को गिरफ्तार हुए तो वो किसी राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं गिरफ्तार हुए, पहले देश की आजादी के आंदोलन में नहीं गिरफ्तार। उस समय देश में जो आंदोलन चल रहा था वो नमक सत्याग्रह चल रहा था और देश में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चल रहा था जी। वो गिरफ्तार हुए थे जंगल सत्याग्रह के केस में, जो उस क्षेत्र के जंगल की जमीनों को लेकर के था और उसमें विषय था कि जो जमींदार चाहते थे कि जमीनें उनकी बचे, उसका जो कानून बनाया था अंग्रेज सरकार ने उसमें विरोध कर रहे थे और उसमें उन्हें 9 महीने की सजा, 9 महीने उन्होंने जेल काटी। तो उस समय वो आरएसएस के प्रमुख थे। 2 चीज। अब आता हूं तीसरी चीज, गांधी जी 2 बार आरएसएस के कार्यक्रम में आए, 1 बार नहीं 2 बार। एक 1934 में वर्धा में जब वो रुके हुए थे तब उनसे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप 1 बार विजिट तो कर लो। तो गांधी जी वहां गए और गांधी जी ने देखा और देख के चले गए। अब स्वाभाविक सी बात है, हम कोई दुश्मनी वाला तो था नहीं, कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता ने संगठन बनाया था और तब तक उसने कोई बायकॉट या कुछ वो करने का तो किया नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है जाया जाएगा कि कल के दिन हो सकता है इन्हें भी हम जोड़ सके, और गांधी जी जोड़ने का ही काम करते थे। वहां गए, बहरहाल कुछ नहीं हुआ, चले आए। उसके बाद वो दोबारा नहीं गए। 1947 में जब देश आजाद हुआ और उस समय सांप्रदायिक तनाव की स्थिति थी, तब एक सभा हो रही थी आरएसएस की दिल्ली में, उस सभा में भी वो सम्मिलित हुए और इसका जिक्र 1934 वाले का हरिजन में भी मिलता है और आरएसएस ने भी अपने उसमें किया है, उसके अलावा भी मिलता है। तो दोनों चीजों का मैंने जिक्र किया। अब तीसरी चीज आता हूं, आजादी के आंदोलन में यदि मैं ये दस्तावेज दिखा सकता हूं तो स्वाभाविक सी बात है भाजपा भी दिखा सकती है, आरएसएस भी दिखा सकती है। मैं 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में मोहन भागवत के उस बयान को दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस का महान योगदान था, उन्होंने कहा। तो स्वाभाविक सी बात है 2018 सारे अखबारों में छपा भी उसकी खबर, और मैं किसी उस अखबार की नहीं बताऊंगा, मैं गोदी मीडिया जिसे कहते हैं लोग, उन्हीं की बता देता हूं। ये नवभारत टाइम्स की खबर है। अब बीजेपी का सपोर्ट करता है। ऑर्गेनाइजर्स की खबरों के मुताबिक जो कह रहे थे गोयल साहब, वो बता देता हूं। ऑर्गेनाइजर ने जो है लिखा है अपने उसमें कि
जो इसको क्या कहा जाता है, झंडा जलाने और उसकी बात जो हो रही थी अभी, मैं उस पे कह रहा हूं कि उन्होंने अपने तारीख में बताता हूं आपको, हाँ 30 नवंबर 1949 को अपने संपादकीय में लिखा है कि जो संविधान बना है उसका हम विरोध करते हैं और ये करते हैं, और रामलीला मैदान में इसका विरोध होगा। और रामलीला मैदान में संविधान की भी प्रति जली, डॉक्टर अंबेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और तिरंगे तीनों जलाए गए। और तिरंगे का विरोध यही करके किया गया था कि 3 रंग का यह कलर जो ट्राई कलर है यह अशुभ होता है और हिंदू धर्म के मुताबिक यह हमें स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, इसीलिए 15 अगस्त और 26, मैं बाकी दिनों की बात नहीं करता हूं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी नहीं चढ़ाया जाता था झंडा। 2002 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध करके झंडा जलाया, जिस पर आरएसएस ने एफआईआर दर्ज करवाई। वो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और उसमें वो जेल भी गए। ठीक है, उस समय। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये विरोध था। अब एक उस पे बता देता हूं कि देश की आजादी के में तो कोई योगदान नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं। अब प्रमाण इस बात का जरूर है कि विरोध किया गया। अब विरोध की स्थिति देख लीजिए कि जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन के शुरू होने के जस्ट पहले इनके गुरु गोवालकर ने खुद कहा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, हमारा यह काम नहीं है, और इसलिए हम इसको जो है वो नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हमारा काम हिंदू धर्म के लिए है, हिंदू संस्कृति के लिए है, और इसको लेके उन्होंने कहा। लास्ट बात कह के खत्म करूंगा। 1939 में बीडी सावरकर ने कहा कि अंग्रेजों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके साथ रहेंगे। अब आप एक बात बताइए, 1937 में जो अहमदाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले, मुस्लिम लीग से भी पहले, जो हिंदू महासभा की में पारित किया गया, उसके बाद में 1940 में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पास किया। गोरखपुर अधिवेशन में हिंदू महासभा ने फिर पास किया अलग देश का वो। तो अब आप एक चीज बताइए, नागपुर अधिवेशन में पास किया, तो साहब देश का बंटवारा हो, देश के आंदोलन में हिस्सा न लेने का हो और देश के लिए हो, तो इसके सबूत तो मौजूद हैं। इसके सबूत नहीं मौजूद हैं कि आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। जी ठीक है महेंद्र प्रताप सिंह जी, अब मुझे लगता है मुझे किसी सवाल की जरूरत नहीं है आपसे पूछने की, सारे सवाल अजय जी ने सामने रख दिए हैं। अब आप जवाब दे दीजिए बारी बारी जल्दी से। अनम्यूट करिए महेंद्र जी। बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो अब मैं उसके बारे में, उससे अच्छा तो ये होगा कि इनके घर से 2 लोग शहीद हुए थे, हमारे घर के 4-5 लोगों को भेज के फांसी पे लटकवा देते, तब इनको संतोष हो जाएगा। ये क्या बात हुई? ये कोई बातें नहीं हुई, वो तो अपना प्रूफ दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये कोई बात नहीं हुई है। आप ऐतिहासिक तथ्यों को रखिए, इनकी बातों का आप जवाब देना चाहते हैं दीजिए। 60 साल तक सरकार इनकी रही, इन्होंने चीजों को तोड़ मड़ोड़ के प्रेस इन्होंने किया, ठीक है। आज अगर ऐसे ही सब चल रहा होता तो हमको भारत की शिक्षा पद्धति में इतने अमूल चमूल परिवर्तन नहीं कराना पड़ते, एक बात। और दूसरी बात, हिंदू महासभा और आरएसएस अलग अलग संगठन है। हिंदू महासभा ने अगर 2 राष्ट्र का सिद्धांत पास किया है तो उसको आप आरएसएस के सिर पे क्यों मर रहे हैं? एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे ये शुक्ला जी बोल रहे थे कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का योगदान है। अरे भैया, जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला ये अजय जी दे रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस को गांधी जी की हत्या से वो किया, अलग किया। अब मेरे को समझ में नहीं आता, आप लोग फिर से कोर्ट में जाना चाहते हो तो ठीक है, कल आप लोगों को आरोपी बना के खड़ा कर देंगे कि आप आरएसएस के ऊपर फालतू के आरोप लगा रहे हो। यानी जो चीज आज से 70 साल पहले खत्म हो गई, झूठ 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 बोलते जाएंगे, चलता जाएगा। और कोई भी मीडिया, अरे भैया मोहन भागवत ने अगर कांग्रेस के बारे में कुछ अच्छा कहा है
तो मैं भी उसका समर्थन करता हूँ ना। कांग्रेस में सब लोग चोर हैं, सब लोग बेईमान हैं, मैंने कब कहा? सब लोग अच्छे हैं। लेकिन हमेशा संघ, अरे भाई संघ का काम अलग था। संघ का सैद्धांतिक रूप से संघ देश के लिए जीने वाली बात करने वाला संगठन है। आज भी देश के लिए जीने वाले लोग हजारों संगठन में काम कर रहे हैं। आप लोग जो है संघ की बस एक ही बात को लेके हो कि आजादी के आंदोलन में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। वो कंट्रीब्यूशन तो आप लोग 60 साल में खत्म कर चुके हो। वो आपने दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। पर आज देश का प्रधानमंत्री अगर उस चीज को उल्लेखित कर रहा है तब भी आपके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि कोई सच्चाई सामने आ रही ना। आज देश का, अरे राष्ट्राध्यक्ष कुछ बोल रहा है उस पर तो भरोसा करो। केवल आप अपनी बात पे ही भरोसा करोगे बस। आरएसएस पे ब्लेम लगाने के पहले मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी आपकी डिबेट में कह चुका हूं कि आरएसएस को आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये गूगल पे सर्च करके नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको आरएसएस की शाखा में जाना पड़ेगा। और जहां तक ध्वज की बात है तो झंडा समिति बनी थी। झंडा समिति में सेफरन रंग के झंडे को पास किया गया था भारत के झंडे के रूप में। और उस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो आगे चल के क्या बने। अरे भैया तथ्यों पे हमसे बात करो ना। आप ये बार बार आप मोबाइल दिखा के नहीं जीत सकते। अच्छा मौलाना साहब क्या बने वो तो बता दीजिए, आपने छोड़ दिया वही बात। क्यों भारत के राष्ट्रपति बने, शिक्षा मंत्री बने, सब तो बने। वो राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रपति तो नहीं रहे, मुझे नहीं लगता। शिक्षा मंत्री बने, शिक्षा मंत्री थे। हाँ, तो वो व्यक्ति ध्वज कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही सेफरन रंग का झंडा स्वीकार किया था कि भारत का ध्वज जो होना चाहिए वो केसरिया होना चाहिए। और उसको बाद में हम लोगों ने मतलब उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया। और मैं एक बात आपको फिर स्पष्ट कर दूं, देखिए इस बात को हमको समझना पड़ेगा। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस एक मंच थी, सारे लोग उसके छतरी के नीचे थे। इसलिए अगर कहीं पे भी कोड होगा तो कांग्रेस ही कोड होगी। अभी शुक्ला जी खुद बोल रहे थे कि डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जेल गए। मैं भी तो यही बात बोल रहा हूं, मैं कौन सी नई बात बोल रहा हूं। अरे भाई आरएसएस का जो कोई व्यक्ति जब मान लीजिए पैदा हुआ 1925 में, 1947 में आप उसके फेरे पाड़ दोगे क्या? कैसे पाड़ सकते हो? जब उसका उद्देश्य ही ये था कि हमारा उद्देश्य है कि हम देश में एक तरह की पोस्ट जनरेट करेंगे जो कि राष्ट्रवाद पे काम करे, और उसको आप एकदम से संघर्ष की लाइन पे ले आओगे क्या? इसलिए संघ ने कभी भी आजादी के पूरे आंदोलन में संघ के लोगों ने कांग्रेस के मंच का ही यूज किया है। ये बात मैं पूरे भरोसे से और प्रामाणिकता से बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है। महेंद्र प्रताप सिंह आज थोड़ा सा गुस्से में भी है। मैंने इनको बधाई दी है आज कि भाई प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया बातें कही हैं, और आज ये कुछ अलग तेवर में नजर आ रहे हैं, कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं। मतलब गुस्से का माहौल तो है नहीं। देखिए नवरात्र के बाद अब दशहरा वशहरा है तो मामला बहुत नहीं दुरुस्त है। मेरे को गांधी जी की हत्या वाली बात पे इसलिए आपत्ति है। देखिए गांधी जी को प्रातः स्मरण में हम लोग उनका नाम लेते हैं, आज से नहीं ले रहे, 100 साल हो गए लेते हुए। एक बात। दूसरी बात, आप गांधी जी की हत्या हमारे सिर पे मार रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट उससे हमको बरी कर चुका है। ठीक है, और शुक्ला ठीक है भाई, ऐसा मत करें, संघ को फारिग करें, गांधी जी की हत्या से संघ को फारिग करें अगर वो नहीं है। अब ऐसी अच्छी बात, ठीक बात नहीं है। महेंद्र प्रताप सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं विजय कुमार सिंह के पास जाऊंगा। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में वो लगातार मुझे लगता है रिसर्च करके ही आए हैं। मैं एक चीज बस जोड़ना चाहता हूं दुर्गेन्द्र जी, बोलिए। थोड़ा सा झंडा समिति के बारे में जो कहा है हमारे विचारक महेंद्र प्रताप जी ने, मैं उनको बता दूं बिल्कुल 100% गलत है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा संविधान सभा में सर्वसम्मति से जो है स्वीकारा गया था, ना कि कोई किसी एक व्यक्ति के कहे पर। तो इसलिए जान लीजिए सर्वसम्मति से आया था। अच्छा, आप जो बोलोगे हमारे सिर पे रखना पड़ेगा हमको। मैं अजय जी, ये महेंद्र जी कह रहे हैं लगातार इस बात को कि भाई तभी तो अब वो नई शिक्षा नीति लाए, गलत सलत पढ़ाया गया। अब तक कांग्रेस ने सब गलत सलत पढ़ाया है कि आजादी में कोई योगदान नहीं था, ये कांग्रेस ने पढ़ाया है, मदन मोहन जी की पार्टी ने पढ़ाया गलत सलत। तो शिक्षा नीति बदल को सही पढ़ाएंगे। काम कर लीजिएगा, उसी पे डिबेट कर लीजिएगा, और मैं दिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स की बुक में हिस्ट्री है। आप 8वीं की सीबीएसई की बुक निकालिए और देखिए, मैथमेटिक्स की बजाय उसमें हिस्ट्री है और उसका नाम हो गया गणित प्रकाश।
ठीक है, वो अगले 60 साल तक वो अच्छा वो पढ़ाएंगे, तो फिर आगे फिर दूसरा कहेगा कि गलत पढ़ा दिया, कह रहे चलता रहेगा। महेंद्र प्रताप सिंह अपनी जगह उनका पक्ष है। महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब तक की चर्चा में महेंद्र प्रताप सिंह ने जो तथ्यों को रखा, उन्होंने तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सारे लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे थे। इसमें आप संघ को अलग से ये नहीं कह सकते कि संघ का कोई योगदान नहीं था। और प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया, तो आज कोई रेखांकित नहीं कर रहा ना, इसलिए प्रधानमंत्री को रेखांकित करना पड़ा। ये संघ की बड़ी भूमिका है। महेंद्र सिंह जी दुर्गेन जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि महेंद्र प्रताप जी ने बिल्कुल साफगोई के साथ ये कहा कि संघ का जो मंतव्य था, उद्देश्य था, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लें या ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। हाँ, जो लोग आरएसएस से भी जुड़े थे और जो लोग आजादी में भाग ले रहे थे, वो कांग्रेस के बैनर तले उन्होंने भाग लिया। ये बात ठीक है, इस बात में माना जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग आरएसएस से जुड़े हुए ये बात मानते नहीं है कि आरएसएस सिर्फ धार्मिक राष्ट्रवाद के लिए बना था। वो जैसे आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर फैक्चुअली थोड़ी सी बात प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि एक होता है किसी संगठन के 2% 5% लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको नहीं माना जाएगा कि आजादी के उसमें भाग ले रहे हैं। हाँ, बहुतायत लोग जब भाग ले रहे हैं। नहीं, लेकिन महेंद्र सिंह प्रधानमंत्री ने 2 उदाहरण भी दिए। 1942 में उन्होंने कहा भाई ये आंदोलन में तिमूर आंदोलन की बात की, उन्होंने हेडगेवार जी जेल गए, वो बात की उन्होंने। और अजय शुक्ल ने बता दिया कि भाई एक बार वो कांग्रेस में थे तब जेल गए थे, दूसरी बार वो जंगल कटने का आंदोलन था, तो वो भी तो एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ ही आंदोलन था। तो उसमें कहाँ गलत बात है? वो भी जो जंगल कटने का हो, चाहे किसी की जमीन हड़पने का हो, चाहे नील का आंदोलन हो, भाई ऐसा तो गांधी जी भी नील के चंपारण में नील आंदोलन में गए थे, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई आज़ादी की लड़ाई थी? जैसे वो जंगल के आंदोलन में हेडगेवार जी जेल गए। नहीं, हेडगेवार जी तो पहले कांग्रेस के सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे और आंदोलन में भाग लिया उन्होंने। एकमात्र मैं कहूँगा संघ प्रमुख थे जिन्होंने आज़ादी में आंदोलन में भाग लिया। वो किसी भी तरीके की आज़ादी में भाग लिया हो, वो जंगल आंदोलन में लिया हो या उसके 1925 से पहले आंदोलन में भाग लिया था उन्होंने, ठीक है, वो मान लेते। लेकिन उसके बाद के जो संघ प्रमुख रहे हैं, गोलवलकर जी और उसके नीचे तो उन्होंने, किसी ने तो भाग नहीं लिया उसमें। और ये आरएसएस भी नहीं लिखती है कहीं, मतलब आरएसएस में हिस्टोरियंस हैं, लेकिन अपनी हिस्ट्री आज तक करीब 50 साल से वो लोग लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई किताबें वो लोग भी नहीं पब्लिक के सामने ला पाए हैं कि हमारा ये प्रमाण के साथ जो हिस्ट्री लिखी जाती है कि इस तरीके से हमारा योगदान रहा है। हाँ, धार्मिक राष्ट्रवाद के तौर पर योगदान रहा है, और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में या संविधान के समय में या उसके बाद जिस तरीके की चीजें जो सामने आई, वो चाहे झंडा की बात हो, तिरंगे के झंडे के बारे में बात हो, वो धार्मिक राष्ट्रवाद से ही था, या बंच ऑफ थॉट्स के बारे में बात हो जो गोलवलकर साहब ने लिखा। नहीं, लेकिन फिर महेंद्र सिंह फिर जो अजय जी ने बताया कि फिर रामलीला मैदान में फिर पुतला फूकने क्यों चले गए, फिर संविधान क्यों जला दिया? अगर वो सक्रिय राजनीति में नहीं आ रहे तो उसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से क्या लेना देना था? वो तो सीधे सीधे विशुद्ध पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी वो। हाँ, तो अंबेडकर के पुतले क्यों फूके, नेहरू के पुतले क्यों फूके, संविधान क्यों जला दिया भाई, संविधान की प्रति क्यों जलाई? तो वो तो फिर पॉलिटिकल आंदोलन था, वो कहाँ सांस्कृतिक आंदोलन था? बिल्कुल, बहुत थिन लाइन है, यही तो है, बहुत थिन लाइन। और आप देखिए, एक ऐसा संगठन जिसके लोग सक्रिय तौर पर पॉलिटिक्स में हैं और पहले भी थे और सामाजिक आंदोलन में भी है, जैसे प्रधानमंत्री खुद आरएसएस से निकले हुए हैं। आज उन्होंने इस बात को कहा कि मैं स्वयंसेवक के रूप में 100 साला जलसे को देख रहा हूं, बहुत सौभाग्यशाली हूं, और तमाम स्वयंसेवक बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इसको देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अलग बात है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान कि अब बीजेपी जो है सक्षम हो चुकी है और आरएसएस की अब उस तरीके की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अब हो सकता है वो जरूरत महसूस हो रही हो तो प्रधानमंत्री
इस तरीके से उसी का तो बवाल है, प्रधानमंत्री जी बेचारे उसको भोग रहे हैं, वही बवाल है, नड्डा का ही बवाल है ये। बिल्कुल, तो ये हो सकता है इस तरीके से हो, लेकिन मैं जो सामाजिक आंदोलन है उस पर भी मैं सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से धार्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उसमें क्या सभी धर्म शामिल हैं? क्या सभी जातियां शामिल हैं इनके आंदोलन में? क्या इनके धार्मिक या इनके राष्ट्रवाद में सभी जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म के लोग शामिल हैं? मुझे दिखते नहीं। आप देखिए, छह इनके संघ प्रमुख हो चुके हैं अब तक, मोहन भागवत तक। अच्छा, आप लोग वही पकड़ लेते हैं, चित पावन ब्राह्मण, इसके नाम अरे भाई, उनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं, इसको भी महेंद्र सिंह कभी कोई बता दिया करो भाई जी। हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में जो लोग काम करते हैं उनसे भी बड़ी अच्छे तरीके से मैं परिचित हूँ, और वो क्या करते हैं वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, जब संविधान से जाति को अबॉलिश करने की बात आ रही थी, तो किन लोगों ने विरोध किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आरएसएस ने सक्रिय तौर पे विरोध नहीं किया, बिल्कुल मैं इसको मानूंगा, लेकिन वो नेता जो तमाम हिंदू महासभा हो या वो नेता जो फॉरवर्ड थे, उन लोगों ने क्यों विरोध किया? और आरएसएस ने जब धार्मिक तौर पर बंच ऑफ थॉट्स में, गोलवलकर साहब लिख रहे हैं कि कम्युनिस्ट हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये आंतरिक खतरे हैं, तो ये किस तरीके का राष्ट्रवाद बनाना चाह रहे हैं? या फिर केवल, मैं आनुषंगिक संगठनों की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने आदिवासी संगठन और ये संगठन, निश्चित तौर पर ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या खुल करके कभी ये बात कही गई है कि जाति को एबॉलिश करिए, जाति होनी ही नहीं चाहिए इस देश में? आप समरसता की बात करते हैं, आप सहयोग की बात करते हैं, तो ये बात कहने में अटपटी क्यों लग रही? ये बात क्यों आप जोर शोर से नहीं कह पा रहे हैं कि इस देश में जातियां होनी ही नहीं चाहिए? क्यों जाति हो? क्यों कोई अगड़ा, क्यों कोई पिछड़ा हो? ये आरएसएस तो कह सकता ना। जब 1925 से लेकर अभी तक राष्ट्रवाद की बात करें, सामाजिक आंदोलन की बात करें, धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाइए ना। फिर उसमें आप ये बात खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि सब लोग, जितने इंसान हैं, सब बराबर हैं? ये कोई आंदोलन, मैं सिर्फ आरएसएस के ऊपर ही नहीं कह रहा हूं, ये ना कांग्रेस कह पा रही, ना कोई और कह पा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर, हाँ कंप्लीट कर रहा हूं, कि अगर सामाजिक आंदोलन की अगुवाई आरएसएस कह रहा है कि मेरे सिर पर हो, कि मैं देश को बहुत विराट देश बनाना चाह रहा हूं, तो उसके एजेंडे में ये चीजें भी शामिल होनी चाहिए। तो तब जाके एक राष्ट्र के तौर पर अगर वो एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो बनेगा। रही बात आजादी की लड़ाई में, अभी तक जो इतिहास पढ़ा गया है या आरएसएस ने भी जो लिखा है, उसमें कहीं प्रमाण के साथ ये लिख नहीं पाए। अगर लिखे तो हम सब लोग मानेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कोई ऐसा नहीं कि आरएसएस से कोई हमें लगाव या हमें अछूतपन है, कतई नहीं। आरएसएस में अच्छे लोग भी हुए हैं, आरएसएस में अच्छे लोग हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं मानता हूं, बहुत काम किया, लेकिन कम से कम वो क्लेम ना करिए जो आपने नहीं की। ठीक है, बड़ी बात है ये कि भाई ठीक है, उस पर क्लेम करने की जरूरत नहीं कि पता चला अचानक पटेल को क्लेम करने लगते हैं बीजेपी वाले, पता चला सुभाष चंद्र बोस को क्लेम करने लगते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को स्वाहा कर दिया साहब। वो जो सिक्का जारी किया, मैं भी पढ़ रहा था, राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः। भाई मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं इसको मतलब होता है राष्ट्र को स्वाहा भेंट है। अब भाई महेंद्र प्रताप जवाब दे दीजिए भाई इस पे थोड़ा सा, फिर मैं जाऊंगा विजय प्रताप सिंह। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये अहम हो गया है कि इसका मतलब हुआ राष्ट्र को स्वाहा, यही मेरी भेंट है, राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः। ठीक है, ठीक है, यानी राष्ट्र को स्वाहा कर दिया। महेंद्र प्रताप सिंह बोलिए जल्दी से। देखिए, इसका अर्थ होता है मैं नहीं राष्ट्र ही, इदम न मम। ठीक है, अब ये अजय शुक्ला जी तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे तो पार पाना, इनके लिए ब्रह्मा जी को आके नई रचना रचनी पड़ेगी, इनके लिए कुछ कहना। हमने तो हाथ खड़े कर दी, हमें संस्कृत नहीं आती है, इसीलिए मैंने कहा आप लोग जानो। मैंने तो बता दिया ना, मैंने बता दिया इसका मतलब क्या होता है, इदम न मम, मैं नहीं राष्ट्र ही। ठीक बात है। विजय प्रताप सिंह हिस्टोरियन हमारे साथ में, विजय प्रताप सिंह, ये एक विजय कुमार सिंह, हाँ विजय कुमार सिंह, माफ कीजिएगा, विजय कुमार सिंह, चूंकि आज विजय और महेंद्र थोड़ा सा संख्या ज़्यादा है हमारे पास, दो महेंद्र हैं, विजय कुमार सिंह हैं, तो माफ कीजिएगा।
अजय जी हैं, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, कुल मिलाकर ये चर्चा जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो ये संघ को तुरंत लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि आरएसएस की भूमिका नहीं है। और फिर अभी इस डिबेट में भी आप इतनी देर सुन रहे हैं, सारे लोग कह रहे भाई क्यों आरएसएस वाले हिस्टोरियन जो उस विचारधारा के हैं, राइट विंग के हैं, वो भी नहीं लिखते हैं इन बातों को। तो इसको इतिहास के आईने में कहाँ खड़ा पाते हैं आप, डॉक्टर विजय कुमार सिंह? सबसे पहले मैं के न्यूज के सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार करता हूं और इसके बाद मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। समस्या जानते हैं क्या है? ये एक विचारधारा की। अगर हम ये कहते हैं कि आरएसएस कहीं से कहीं तक हमारे आज़ादी की किसी भी लड़ाई में, किसी भी फ्रीडम फाइट में नहीं थी, चलिए मैं इनकी बात को बड़ी करते हुए इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। आज़ादी की लड़ाई आरएसएस से पहले, कांग्रेस से पहले भी हुई है। 1857 की क्रांति जो हुई थी, वो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो जिसको ब्रिटिशर्स ने कभी उसको फ्रीडम फाइट नहीं माना, उसको एक सिपाही म्यूटनी का। और उस 1857 की क्रांति में देश का हर बच्चा फाइट कर रहा था। और बात अलग है, सबके लिए आजादी के मतलब अलग अलग हो सकते हैं जी, सबके लिए भाई। उसमें आर्टिसियन भी थे, म्यूजिशियन भी थे, राइटर्स भी थे, और जो है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो फ्रंट में अंग्रेजों से फाइट कर रहे थे, वो तो सब लड़ ही रहे थे। इसके अलावा भी जो देश का मजदूर, किसान, ये सब जो है फाइट कर रहे थे, और सबके लिए आजादी का अलग अलग मतलब था, सबके लिए आजादी की मीनिंग्स अलग अलग। अब रही बात कांग्रेस की, तो 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों ने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मन बनाना शुरू कर दिया, क्वीन ने मन बनाना शुरू कर दिया कि भाई अब ऐसा है, अब सत्ता ट्रांसफर करनी ही पड़े, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो हुई, तो उसका संस्थापक भी तो अंग्रेज ही था। और उस समय जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो कांग्रेस जो उभर के आई, सबसे पहली जो है पॉलिटिकल पार्टी थी, तो देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक कांग्रेस के ही बैनर तले जो है फाइट कर रहा था। फिर चाहे वो 1925 में जो है आपकी आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, तो 1925 से पहले एक डॉक्टर हेडगेवार की ही बात नहीं कर रहे हैं। इस आरएसएस में जो लोग इसके मेंबर्स बने थे, जो सक्रिय सदस्य बने थे, वो भी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बैनर तले ही फाइट कर रहे थे। तो ये कहना कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा, इसका मेंबर्स का कोई योगदान नहीं रहा, इस बात को मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। अब रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस की स्थापना एक ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के लिए नहीं हुई। आरएसएस की स्थापना जो है सामाजिक सुधार, संस्कृति सुधार, इस उद्देश्य से की गई थी कि जो फ्रीडम, ये जो है कांग्रेस तो लड़ी रही थी कि भाई समाज में जो विषमताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं हम समानता लाने का प्रयास करेंगे। अभी हम जो बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं मंच पर, आपके जो है चैनल पर, वो लोग डिबेट कर रहे थे कि भाई अगर ऐसा था तो जाति को एबोलिश क्यों नहीं किया आरएसएस ने कभी। तो ये सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी संस्था हो, चाहे आरएसएस जो अब है या इससे भी बड़ी संस्था बन जाए, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो कास्ट को एबोलिश करने का राइट या पावर ही नहीं रखता है। ये पावर तो केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं वही कर सकते थे। फिर चाहे वो कांग्रेस सत्ता में रही या बीजेपी वर्तमान में सत्ता में है, अगर जातिवाद को एबोलिश करना है, कास्टिज्म को एबोलिश करना है, तो ये कौन कर सकता है? ये तो जो पावर में बैठा है वही कर सकता है। तो इसमें जो है आरएसएस ने क्यों नहीं किया, ये भी एक तरह का एक ब्लेम ही है। और रही बात गांधी जी की हत्या वाली बात जो कही थी, तो ये सच्चाई है, गांधी जी की हत्या में आरएसएस का नाम उछला था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लीन चिट दे दी थी। तो फिर अब ये वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है। जी सर। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए, बोलिए। हाँ, तो ये कहना कि भाई आरएसएस का योगदान नहीं है, आरएसएस का योगदान है, लेकिन वो योगदान
फ्रंट में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये तो तय है 100% कि इतिहास जो गढ़ा जाता है वो वर्तमान जो समय और परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार ही गढ़ा जाता है, और सत्ता के अनुकूल ही इतिहास गढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे तो बड़ी बढ़िया बात कह दी है। आज जो लिखा जाएगा जो वो उस पे हम लोग आगे कितना विश्वास करेंगे। इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर हिस्ट्री हमेशा गढ़ी जाती है। ठीक है महेंद्र सिंह, जरा एक छोटा सा जवाब आपसे रिलेटेड वो दे दीजिए जल्दी से, फिर मैं खत्म करूंगा। जी 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 जो कह रहे हैं कि जाति को खत्म नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं जाति जब खत्म की जा रही थी, संविधान सभा में जब बात चल रही थी, उस वक्त आरएसएस से प्रभावित और हिंदू महासभा और तमाम वो लोग उसके खिलाफ थे, और इसी वजह से अबॉलिश नहीं हो पाई जाति। फिर जाति को रखना पड़ा, लेकिन उसको उस तरीके अबॉलिश नहीं हुआ। मेरा एक सवाल है, दूसरा ये मैं कह रहा था, एक सेकंड सुन लीजिए, बस एक सेकंड। दूसरा ये कि सामाजिक आंदोलन में जो लोग भाग ले रहे होते हैं, तो अपने स्तर पर, सामाजिक जागरूकता के स्तर पर तो कम से कम इस पर काम करना चाहिए था। वो काम भी नहीं दिखाई दे रहा है इस तरीके से। और जो आरएसएस पर ज्यादा आरोप लगते हैं कि समाज को जोड़ने के बजाय, समाज में जो गैर बराबरी को दूर के बजाय, और मतलब कहीं कम नहीं हो रही, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो रही हो कहीं गैर बराबरी, छुआछूत, आज भी छुआछूत देखने को मिल रहा है। जो आंदोलन 100 साल से कर रहा है सामाजिक आंदोलन को लेकर के। महेंद्र प्रताप कुछ कहना चाहते हैं? महेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह कुछ कहना चाहते हैं, बोलने दीजिए उनको। महेंद्र प्रताप सिंह बोलिए। देखिए दो बातें बोलूंगा मैं। एक तो गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा का जो मुक्ति आंदोलन चला वो पूरा संघ के स्वयंसेवकों के दम पे चला, एक बात। दूसरी बात कि जैसा महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, तो संघ ने भले जाति का विरोध ना किया हो, लेकिन संघ ने उसको कर्तृत्व में ढाला। गोयल जी ने जो कहा ना कि संघ के यहाँ कार्यक्रम में सहभोज के कार्यक्रम होते, संघ के यहाँ सामाजिक समरसता के कार्यक्रम होते, संघ में सरनेम लिखने पे आपत्ति है, पता है आपको? संघ में आपको आपके सरनेम लिखने पे आपको रोका जाता है कि आप अपना पूरा नाम मत लिखिए, आप केवल महेंद्र बोलिए, महेंद्र जी बोलिए, बात खत्म। तो देखिए संघ बहुत सारी चीजें बोलता नहीं है, ये सही बात है, लेकिन संघ करता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। संघ करने वाला संगठन है, बोलने वाला कम है। ठीक है ठीक है ठीक है। मदन मोहन जी एक छोटी सी टिप्पणी, संघ बोलता नहीं है, करता है। मदन मोहन जी बहुत जल्दी छोटी सी टिप्पणी एक, अनम्यूट करिए प्लीज। ये सही है कि संघ देश में सबको साथ लेके चलने का काम नहीं करता है, देश में भय और संशय का वातावरण फैलाने का काम करता है। इसीलिए आज तक संघ में आज तक कोई भी न दलित उनका संघ प्रमुख बना है, न पिछड़ा बना है, न माइनॉरिटी बना है, न सिक्स बना है। और ये जो बातें कहना और इनके जो विचार हैं और करना, इसमें बहुत अंतर है। ठीक है गोयल साहब, पूरे समाज में जो अस्थिरता का वातावरण और जो लोगों के बीच में बांटने का काम करते हैं, उसमें संघ का बड़ा योगदान है। गोयल साहब एक टिप्पणी, गोयल जल्दी से। गोयल साहब बोलिए, आप ही को बोल रहे हैं, अनम्यूट करिए। चलिए मुझे लगता है कि गोयल साहब से अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। समय भी हमारा पूरा हो गया, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है। और संघ की भूमिका, जैसे संघ के विचारकों ने और तमाम लोगों ने इस बात को समय समय पर कहा कि नहीं भी कांग्रेस एक बड़ी छतरी थी, तो उसके नीचे सारे लोग काम करते रहे। लेकिन इसकी काट करने वाले विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि अगर 2-4% लोग आपके किसी आंदोलन में थे तो वो बहुत मतलब यादगार नहीं है, इसको ना के बराबर ही माना जाए। खैर ये बहस चलती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि देश में समरसता होनी चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए और छुआछूत जैसी चीज़ों को मिट जाना चाहिए। संघ भी इसी पर काम करता है और बाकी लोगों को भी इस पर काम करना चाहिए। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।